और वेव्स के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट क्या कंसेप्ट सीखा था, डेफिनेशन ऑफ वेव, फिर उसके बाद वेव पल्स, वेव ट्रेन, वेव फंक्शन एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, वेव पल्स। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसके क्वेश्चंस करे थे। फिर उसके बाद में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, ये सब हुआ था। फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, प्रोग्रेसिव वेव, ये सीखा था, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसके प्रॉब्लम्स करने के बाद में नेक्स्ट अपना पार्ट आया था जिसमें हमने वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्टेटिस्टिक करा था। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्टेटिस्टिक के बाद में हम लोगों ने उसके प्रॉब्लम्स करे थे। फिर उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव अंडर रूट ऑफ बी बाय रो, उसका न्यूटन्स फार्मूला, अंडर रूट ऑफ पी बाय रो, उसका लाप्लास फार्मूला, अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। और फिर फैक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, ये सब किया था। फिर उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करे थे। उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने के बाद में अभी आप लोगों को मैं कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कि रिगार्डिंग वेलोसिटी से रिलेटेड है ना। फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कराऊंगा, लेकिन उसके पहले जो है वो 2-3 अच्छे क्वेश्चन जो है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखिएगा, टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा फोकस हो जाओ, कंसंट्रेशन के साथ करो, ठीक है। तो देखिए, मास पर यूनिट लेंथ इन अ स्ट्रिंग इज 5 ग्राम पर मीटर। मास पर यूनिट लेंथ इन a string is 5 ग्राम पर मीटर एंड टेंशन इज इक्वल टू 450 न्यूटन, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने आपको इंटेंसिटी, पावर और टोटल एनर्जी के बारे में भी कंसेप्ट बताया है, ठीक है। नाउ अ वेव प्रोपेगेट, कौन सी वेव प्रोपेगेट हो रही है, ट्रांसवर्स वेव इन दिस स्ट्रिंग in such a way that amplitude cannot exceed than 10% of wavelength, है ना। आपको वेव को अगर सस्टेन करना है तो एम्पलीट्यूड शुड बी वेरी वेरी स्मॉलर देन वेवलेंथ, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो 10% ऑफ वेवलेंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी एम्पलीट्यूड विल बी द 10% ऑफ, एट द मोस्ट 10% ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। देन फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड थ्रू स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग से मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसमिट हो सकता है। पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, है ना। क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि उसमें ही सॉल्यूशन छुपा होता है, तो उसको 2 बार पढ़ो, देखो कि इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है या क्या फॉर्मूला लग रहा है, और फिर अटेम्प्ट करो अपनी पूरी एनर्जी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, a string of length 2 pi r। ये क्वेश्चन जो है मैं आज से 20-25 साल पहले बच्चों की कॉपी में देखोगे तो मेरा एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जेई में जो है आज से 10-1 साल पहले आया है ना। तो a string of length 2 pi r is converted into a loop, है ना,
A string of length 2 pi r is converted into a loop, ठीक है. Then we revolve that loop, है ना, along an axis passing through center and perpendicular to loop. ओके, जैसे मान लीजिएगा एक लूप है जिसकी लेंथ 2 पाई आर है, इसका मतलब क्या है, इट विल बी ए सर्कल लाइक दिस और लाइक दिस. ओके, ये along the board है और ये perpendicular to board है. Now we rotate that loop about an axis passing through center and perpendicular to its plane. ये लूप को मैं ऐसा घुमाता हूँ, ठीक है, आया समझ में. लूप जब घुमाएंगे तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण जो है वो रेडियली अभी जाने की कोशिश करेगा, इसका शेप एग्जैक्टली सर्कुलर होगा. और यहाँ पर हम इसको घुमाते हैं विथ ओमेगा. आपको सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन कराया था कि अगर ऐसा एक लूप जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है तो उसमें टेंशन कितना क्रिएट होता है, याद आ रहा होगा, है ना. मैंने कहा था कि ये बार बार यूज़ होने वाले क्वेश्चन है. उसका जो सॉल्यूशन है उसको हम बाहर एज ए डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर इसको हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं. देन अ स्मॉल पल्स इज क्रिएटेड इन दैट लूप. अब भाई जब आप इसको घुमा रहे हो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसमें आपने क्या करा, एक छोटा सा पल्स क्रिएट कर दिया, समझे, एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया. वो डिस्टरबेंस क्या होगा, मूव होगा. आप इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो, अब डिस्टरबेंस क्रिएट करा, और डिस्टरबेंस किस में मूव होगा बेटा, स्ट्रिंग में. जैसे हम स्ट्रिंग वर्टिकली सस्पेंडेड स्ट्रिंग होती है, उसमें जरा सा जर्क लगाते हैं तो क्या होता है, वेव प्रोपेगेट होती है, ऊपर जाती है. वैसे यहाँ पर क्या होगी, ये इस टाइप की वेव जो है वो अब मूव होगी इस स्ट्रिंग में. आ गया समझ में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड के विथ रेस्पेक्ट टू निकालना है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड पे 2 बार अंडरलाइन कर देना. इन ऑल केसेस, सारी केसेस में आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पल्स निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके, इसके लिए मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा सोचने के लिए. तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ. तीसरा क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. ये जस्ट पहले हम ट्रांसवर्स वेव में कर रहे थे, अभी यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a room temperature varies linearly from one end to other end from T1 Kelvin to T2 Kelvin. In a room temperature increases linearly from T1 Kelvin to T2 Kelvin, ठीक है, of length L. रूम की लेंथ है L, ठीक. अगर वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ए रूम जो है, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज इक्वल टू है k इंटू अंडर रूट टी, वेयर k इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट. k इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट. ये वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द स्ट्रिंग है, ठीक है. देन फाइंड टाइम टेकन बाय वेव टू travel from one end to other.
वेव को एक एंड से दूसरे एंड तक आने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है वो बैक टू बैक आपको दिए, वो वेलोसिटी के क्वेश्चंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हैं, है ना। आपके कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड होंगे। एक बार अटेम्प्ट करो, क्वेश्चंस अच्छे हैं। और उसमें से जो सेकंड क्वेश्चन है वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन था एक ज़माने में, है ना। चलिए ओके, जब ये क्वेश्चन आपके जहन में आया तो इसमें आपको टेंशन इज इक्वल टू क्या मिला, 450 न्यूटन, मास पर यूनिट टाइम क्या वाला 5 × 10⁻³ kg पर मीटर। तो सबसे पहले मुझे वेलोसिटी निकालने की इच्छा हुई। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, √T/μ। टेंशन इज इक्वल टू 450/5 × 10⁻³ ये कितना आ जाएगा 90। ग्रेट। तो ये आ रहा है 9 × 10⁴ यानी कितना 300 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई। लेकिन उसने क्वेश्चन हमको दिया है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम पावर दैट कैन ट्रांसमिटेड थ्रू इट। तो पावर के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, है ना, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला आया था 12 μ ω² A² V। ठीक है, ये था आपका एवरेज पावर ट्रांसमिटेड। ठीक है, अब इसमें हमें एम्पलीट्यूड के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करूँगा, मुझे म्यू पता है, वेलोसिटी पता है, ओमेगा और एम्पलीट्यूड, है ना, इसको देखना है। तो क्या करूँगा यहाँ पर, हाफ म्यू को मैं क्या लिखूँ, म्यू ही लिख देता हूँ, ओमेगा को लिख देता हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी। तो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू के वी। तो याद आएगा k² v² a² इंटू वी। अब यहाँ पे और खेलिए, म्यू पता है, v पता है, k और a में एक चीज़ और हो सकती है बेटा, म्यू k इज इक्वल टू 2π/λ यानी 4π² बाय λ² इंटू v³ इंटू a²। केस ये था कि एम्पलीट्यूड इज लेस देन, ठीक है, 10% ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कब होगा, जब एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर P की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, A की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। तो यह आ जाएगा 12 μ 4π² λ² v³ a² की वैल्यू आ जाएगी λ² बाय 10⁻², 100। ये कैंसल। अब इसमें जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है तो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड निकल जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करता हूँ, फिर इसके बाद में एक साथ कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली बात है, कोई स्ट्रिंग होती है, उसको अगर हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं, कोई स्ट्रिंग होती है उसको हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मेरी स्ट्रिंग ये है, इसको मैं इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाता हूँ, तो यहाँ पर टेंशन कितना क्रिएट होता है। अगर इस स्ट्रिंग का मास है, इस स्ट्रिंग का मास है m, तो टेंशन क्रिएट होता है m ω² r/2π, है ना। ये कई क्वेश्चंस में डायरेक्टली अपन ने यूज करा है और पहले डिराइव कर चुके। तो T इज इक्वल टू क्या होता है, m ω² r/2π। ठीक है,
अब इस टेंशन के कारण यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा पल्स क्रिएट करता हूँ, ये ऐसा घूम रहा है और ये पल्स मैंने क्रिएट कर दिया ऐसा, अब ये पल्स क्रिएट हुआ। इस पल्स को हम दो पॉसिबिलिटी से इधर भी मूव करा सकते हैं उस स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग है, उस पल्स को हम इधर की तरफ भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इधर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब मैंने ये पल्स क्रिएट कराया तो वेलोसिटी ऑफ पल्स आ जाएगा, किसके विथ रिस्पेक्ट टू आएगा, जिस मीडियम में वो प्रोपेगेट हो रहा है उसके, मीडियम का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग या मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। जैसे अगर तुमने ट्रेन के अंदर बैठे हो और एक पल्स क्रिएट करा तो उसकी वेलोसिटी किसकी विथ रिस्पेक्ट टू होगी, ट्रेन की विथ रिस्पेक्ट टू। समझ में आया? यहाँ पे मीडियम कौन है, ट्रेन नहीं है, कहाँ है, स्ट्रिंग है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने सीखा था अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टी यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई अपॉन म्यू यानी कितना, मास पर यूनिट लेंथ है वायर का, मास एम लिया आपने, कितनी लेंथ का है 2 पाई आर, एम से एम गया, 2 पाई से 2 पाई भी गया, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी इट इज ओमेगा इंटू आर। ऐसे तो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके किसी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा है तो ओमेगा इंटू आर होती है। लेकिन यहाँ पर ये बेटा पल्स की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज ऑल्सो मूविंग। तो बहुत सुंदर चीज आ जाती है, क्या आती है कि आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखिए इसके विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा आर, और ये स्ट्रिंग भी जा रही है कितनी वेलोसिटी से, ओमेगा आर से। तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी यहाँ पर डायग्राम 1 अगर मैं लेता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर म्हणजे 2 ओमेगा। यानी यहाँ पर ग्राउंड पे कोई खड़ा पर्सन जो है जब इसको देखेगा तो उसको ये पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमता हुआ दिखेगा और उसको वहाँ तक आने में टाइम जो है वो कितना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो वो t/2 लगेगा। लेकिन इसमें दूसरा केस जो आता है वो भी देखो आप समझिए, दूसरा केस जो आता है डायग्राम 2, तो यहाँ पर अगर आपने ये स्ट्रिंग है, ये कैसी घूम रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसी घूम रही है, यहाँ पर पल्स क्रिएट किया बेटा, ये पल्स ऐसा क्रिएट हुआ और ये पल्स इधर मूव हो रहा है, स्ट्रिंग इधर घूम रही है ना। अगर मान लो कि मैं इधर भाग रहा हूँ और प्लेटफॉर्म उतनी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा तो मैं यहीं पे दिखूंगा, मैं तो भाग रहा हूँ लेकिन मैं यहीं दिखूंगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डायग्राम 2, ये डायग्राम 2 लीजिए, और डायग्राम 2 में क्या होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, पल्स की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, इस डायरेक्शन को मैं लेता हूँ, ये डायरेक्शन को लेता हूँ पॉजिटिव और इधर की डायरेक्शन को लेता हूँ नेगेटिव। तो ये क्या है बेटा, ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर, दैट मीन्स 0। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप स्ट्रिंग को इधर घुमा रहे हो, पल्स इधर क्रिएट करा, तो दैट पल्स, दैट डिस्टर्बेंस अपीयर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आया समझ में, क्योंकि उसको कंपेंसेट कर रहा है, वो जितना इधर जा रहा है उतनी स्ट्रिंग इधर जा रही है, तो वो आपको क्या दिखेगा, ऑल्दो दैट इज मूविंग, है ना, लेकिन वो क्या होगा, ग्राउंड के विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी होता है। ऐसा तो बहुत बार होता है, कोई सी चीज़ चलती है लेकिन अपने कोई स्टेशनरी होती है। अगर तू रिक्शा में जा रही है और तेरे बाजू में एक अक्षय कुमार बैठा है तो वो क्या दिखेगा तेरे को, स्टेशनरी, लेकिन तुम दोनों जा रही हो ना, ठीक है, तो वैसे ही है, ठीक है, वैसा नहीं है। चलो
तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो है, इसके जैसे क्वेश्चन आपने ज़िंदगी में करा होगा। अगर एक पल्स यहाँ से मूव हो रही है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी आपको डिस्टेंस x पे निकालनी पड़ेगी, है ना, एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना पड़ेगा। और टेम्परेचर जो है वो लीनियरली T1 से T2 तक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट जो आएगा वो T2 माइनस T1 अपॉन एल आएगा। तो x डिस्टेंस पे टेम्परेचर क्या होगा, T1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन एल इंटू एक्स, करेक्ट। ये टेम्परेचर हो गया x डिस्टेंस पर। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, k अंडर रूट ऑफ T1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन एल इंटू एक्स अपॉन म्यू, सॉरी ये म्यू दो कंसेप्ट का मिक्सचर हो गया, लेकिन वो है कि अंडर रूट ऑफ टी है ना। तो बैक टू बैक यहाँ पर बस यही वेलोसिटी होगी, और इस वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे बेटा, dx बाई dt, और फिर इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसे मेरे मन में था नहीं कि कराऊं, लेकिन मैं तुरंत जाकर पानी पी के आया तो ये भी करा दिया। अब उसके बाद में अपने को करना है अगला कंसेप्ट शुरू, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत सुंदर शब्दों में लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसके पहले आप जिंदगी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स सीख चुके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड सीख चुके, है ना। तो जब भी सुपरपोजिशन होता है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक जगह लगते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स सीखेंगे। क्या सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट हैपन्स व्हेन टू और more than two waves meet at a point। जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक पॉइंट पे मिलती है तो क्या होता है, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक पॉइंट पे मिलती है तो क्या होता है। अगर मान लीजिएगा कि इधर से एक पार्टिकल और इधर से दूसरा पार्टिकल, ये दोनों मूव होंगे और दोनों मिलेंगे, कहीं पे मिलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। तो दे विल बाउंस बैक लाइक पार्टिकल। ओके, जैसे बचपन में हम लोगों ने रामायण देखी थी, महाभारत देखी थी, कौन सी वाली, रामानंद सागर वाली, है ना। तो उसमें क्या होता था कि राम जी इधर से अपना तीर चलाते थे, है ना, वो एक मंत्र बोलते थे, देते थे, है ना, एयर में। इधर से रावण अपना तीर चलाते थे, ये दोनों तीर टक 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 यहाँ पे मिलते थे, ऐसे वेव्स दिखाते थे। उसके पहले यहाँ से आग दिखा रहे हैं, है ना, और यहाँ से क्या दिखा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करता था, ये सॉल्यूशन आता था, और ये दोनों तीर जब यहाँ पे मिलते थे तो एक तीर जो है वो क्या हो जाता था, रह जाता था, एक तीर गिर जाता था। तो ये रावण का तीर यहाँ पे गिर जाता था, ये हो जाता था, गायब हो जाता था। तो ये ऐसा लगता था कि ये क्या है, पहले वेव्स जैसी प्रोपेगेट हो रही है और फिर उसके बाद में दो तीर मिलते हुए एक तीर जो है वो किसकी विजय होती है, उन्ने की, पाप का तीर निपट जाता है, ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो वेव्स मिलती है तो क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चन था, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स।
तो अब मैं यहाँ पे दो वेव्स को भेज रहा हूँ। जैसे एक स्ट्रिंग है, उसमें मैंने एक वेव क्रिएट करी, उधर से एक दूसरी वेव, उधर एंड से एक दूसरी वेव क्रिएट करी, और ये दोनों वेव जब मिलेगी तो कैसा हो। ठीक है, आप लोगों ने वो एक मूवी देखी होगी जिसमें ना बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट जो हैं वो चलते हैं, और वो इंसेक्ट जो है स्किन में भी चलते हैं, ठक 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 ठक। क्या नाम है उसका, पता नहीं। ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह, मम्मी वगैरह है। वो ऐसी कोई सी एक मूवी है जिसमें है ना वो खट 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 वो इंसेक्ट जो है वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं, फिर उसके बाद में वो दिखते हुए चलता है। आया समझ, करेक्ट। तो जब इधर से एक इंसेक्ट आ रहा है, उधर से दूसरा इंसेक्ट आ रहा है, तो दोनों तो अपने अपने चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों एक ही साथ एक के ऊपर एक आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो वाला पार्ट बॉडी का क्या हो जाता है, डबल वैसा हो जाता है। फिर उसके बाद में दोनों इंसेक्ट जो है वो अपनी अपनी चलते रहते हैं, वो इधर जाएगा वो इधर जाएगा, है ना। वो ऐसा लगता है कि ये दोनों मिले ही नहीं। ठीक है, आया समझ में। तो कुल मिलाकर ऐसे ही कुछ होने वाला है अभी। अब दो या दो से ज़्यादा वेव मिलती है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट का क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ऐसा नहीं होता है कि वो है ना बाउंस बैक हो जाती है। जैसे पिछले डायग्राम में यहाँ पर आपने देखा था कि ये दोनों पार्टिकल मिल रहे हैं, अब ये वाला पार्टिकल जो है वो खटाक से रिबाउंड हो जाएगा, और ये हो सकता है इसी डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, तो वैसा नहीं होता। अब होता क्या है, तो होता यह है कि यहाँ से किसी स्ट्रिंग में या किसी मीडियम में एक वेव ये मैंने बनाई, समझा, और उसके बाद में ये दूसरी वेव बनाई, समझा। बेटा इसमें एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर लेट, या उससे भी कम मान सकते हो, एनीवे लिख दिया तो लिख दिया। ये 2 सेंटीमीटर का है, ये कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है ना। और ये इधर आ रहा है कितनी वेलोसिटी से, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये इधर आ रहा है कितनी वेलोसिटी से, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये राम जी है और ये रावण जी है ना। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, है ना। ये t=0 पर हमारा डायग्राम। ठीक, तो ये दो वेव का सुपरपोजिशन बता रहा हूँ मैं आपको, प्रॉपर्टीज़ या इसका रूल समझाने के पहले, उससे ही समझ में आएगा कि ये होता ऐसा है। उसको फिर अपन क्या करेंगे, फॉर्मुलेटेड फॉर्म में लिख देंगे। तो दो वेव्स का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, कितनी, t=0 पर 1 सेकंड के बाद में दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेकंड के बाद में दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का जस्ट इंटरफेरेंस शुरू होगा, दोनों का जस्ट मिलन शुरू होगा। कितने सेकंड के बाद में, 2 सेकंड के बाद में। तो चलिए 2 सेकंड के बाद की सिचुएशन अपन देखते हैं यहाँ पर। ये वाला पल्स, ये दूसरा पल्स, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ये क्या है, एट t=व्हाट बेटा, 2 सेकंड। ठीक है, लेट इट इज 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का है। अब कुल मिलाकर यहाँ पर अगला मामला, तो अगले मामले को ही आपको इज्जत से समझना है। ठीक, एक की दूसरे की विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक दूसरे की विद रिस्पेक्ट टू कितना चलेगा, 2 सेंटीमीटर चल देगा, है ना। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो मैं अब लेता हूं t=2.5 सेकंड्स में। तो 2.5 सेकंड का मतलब क्या है, एक दूसरे की विद रिस्पेक्ट टू कितना चलेगा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर चलेगा ना, तो इसका मतलब ये जो चलेगा वो कितना चलेगा, हाफ सेंटीमीटर। ये चलेगा हाफ सेंटीमीटर, ये कहलाता है हाफ और ये कहलाता है हाफ। ठीक है, तो हाफ हाफ चलेंगे तो यहाँ पर मामला कितना होगा, आप अच्छे से आगे बढ़ाते जाइए। ये एक बीच में लाइन बना दीजिए। अब हाफ सेंटीमीटर आगे इसको बढ़ाना है, उसको हाफ सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है। ये हाफ सेंटीमीटर आगे आ गया,
और वो भी ½ सेंटीमीटर आगे आ गया, ठीक है, वो भी ½ सेंटीमीटर आगे आ गया। समझ गए? ठीक, तो ½ सेंटीमीटर आगे आने पर ये इस तरह के होंगे, लेकिन आपको रिजल्टेंट जो डायग्राम दिखेगा उसको मैं ग्रीन से बता देता हूँ। रिजल्टेंट जो स्ट्रिंग दिखेगी उसको मैं ग्रीन से बताता हूँ। ये 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 समझे? तो जब ये दोनों मिलेंगे तो आफ्टर 2.5 सेकंड इस तरह का होगा, ठीक, ये अपना चल रहा है, वो अपना चल रहा है ना, दोनों अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन रख रहे हैं। ये जब चलता है तो इसका काम क्या होता है कि आगे वाले को उठाते जाना और पीछे वाले को छोड़ते जाना। ये जब चलता है तो वैसे ही है, ठीक है। अब ये अपना ही चल रहा है, वो अपना ही चल रहा है, लेकिन इस पॉइंट का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इसके कारण 1 सेंटीमीटर, उसके कारण फ्यू सेंटीमीटर, उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। जैसे इस पॉइंट पर अगर दोनों का, तो इसके कारण 1 सेंटीमीटर और उस दूसरे के कारण भी 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया बेटा, 2 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंडिविजुअल वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वेक्टर सम होगा, करेक्ट। अब देखिए t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर क्या होगा, देखो 3 सेकेंड पर ये वाला पार्ट जो है वो कितना आगे चल चुका है बताइए, 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, करेक्ट। और ये वाला भी जो है आगे आ चुका है, तो ये वाला जो है वो इस लाइन के पूरा इधर पहुंच गया। पहले क्या हुआ था, आधा पहुंचा था, अब पूरा पहुंच गया। पूरा पहुंच गया का मतलब ये दूसरी वाली ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये फर्स्ट जो इधर जाने वाली है ये इधर जाने वाली है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, टोटल शेप ऑफ द पल्स कैसा दिखेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि इधर से एक आ रही है, दूसरी तरफ से दूसरी आ रही है, इधर से एक आ रही, इधर से दूसरी आ रही, ये दोनों जो है वो यहाँ तक कुछ इंटरफेयर नहीं करे। इंटरफेरेंस शुरू हुआ लेकिन हर एक ने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन रखा। यहाँ पर इनके दोनों पार्ट जो है वो मिले, ये ऐसे मिले, तो ये वाला पार्ट कुछ इस तरह का हो गया। फिर एक तरह से जो है इसने क्या करा, यहाँ पर ओवरशूट करा, इसके ऊपर बैठ गया, है ना। जैसे मैंने बताई थी, इधर से एक इंसेक्ट, इधर से दूसरा इंसेक्ट आया और दोनों, है ना, वो मूवी का एक छोटा सा सीन देख लेना, पूरी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी ये भी अच्छी मूवी है। अब इसमें यहाँ पर ये, अब इसके बाद में ऊपर पहुँच गया ना, ऊपर पहुँचने के बाद में क्या होगा, ये ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, इंटरनली दोनों अपने अपने चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट अपीयरेंस दिखाई देता है वो ऐसा दिखाई देता है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है पता है, ये नीचे वाला जो वाइट वाला है रेक्टेंगल जैसा, वो और आगे जाएगा और ये आगे जाएगा। तो एक तरह से क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो ऊपर वाला जो झोपड़ा है वो क्या होगा, नीचे उतरेगा, है ना। और फिर उसके बाद में आफ्टर ए लॉन्ग टाइम या आफ्टर सम टाइम से ½ सेकंड, ठीक है, क्या होगा बताइए, ये उतर कर ये अपना मुंह होगा, ये अपना मुंह, ठीक है। ये t इक्वल टू समथिंग से 4 सेकंड वगैरह, गॉट इट। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
ऑफ द वेव्स होता है। अब इसको अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँगा तो ये थ्योरी हो जाएगी, प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। इसमें मन में एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक वेव ऐसी आ रही है, दूसरी वेव ऐसी आ रही है, तो ये दोनों वेव्स जब सुपर इम्पोज होगी और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगी और दोनों अगर आइडेंटिकल है तो रिजल्टेंट फिगर कैसा दिखाऊंगा, ग्रीन से, वो स्ट्रेट हो जाएगा। आया समझ? क्यों? क्योंकि एक के कारण अप डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दूसरे के कारण डाउन हो रहा है तो माइनस करना, एक के कारण अप हो रहा है दूसरे के कारण भी अप हो रहा है तो प्लस करना। समझ में आया? तो इस तरह से आप है ना, बहुत ये क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया कि t इक्वल टू 2.5 सेकंड पर क्या होगा, 2.75 सेकंड्स पे क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपको दोनों को डिस्प्लेस होकर बताना है और दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अभी हम ये सब बताने के बाद में अपने पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपन्स व्हेन 2 और मोर देन 2 वेव्स मीट। मैंने बताया था कि क्या वो एक पार्टिकल्स की तरह मिलते हैं, आंसर आया था नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं पानी में एक पत्थर फेंकता हूँ, एक छोटा सा पत्थर फेंकता हूँ तो क्या होता है, इस तरह से पल्सेस क्रिएट होते हैं, इस तरह से वेव प्रोपेगेट होती है, क्रेस्ट एंड ट्रफ की, ठीक। अगर यहाँ पर एक दूसरी वेव भी है, एक दूसरा भी पत्थर जो है वो फेंका तो उसकी भी अपनी पल्स क्रिएट होगी, तो वो पल्स कैसी होगी, ऐसी। अब जब यहाँ पर सुपरपोजिशन होता है इन दोनों का तो रिजल्टेंट पार्ट जो है ना वो ऐसा ऐसा नहीं, वो दोनों के सुपरपोजिशन, अगर पहले के कारण अप हो रहा है दूसरे के कारण अप हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा अप होगा। आया समझ में? आया समझ में? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आप घर पे थोड़े से छोटे से 2 पार्टिकल्स जो है, 2 गेहूं के बराबर दाने जो है वो क्या करो, पानी में डालो और देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, एक को डालने पर ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं, 2 को डालने पर क्या मिलता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर लिखिएगा, when 2 or more than 2 waves meet at a point, ठीक है, then they do not alter each other। दोनों एक दूसरे को छेड़ते नहीं, सब अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को क्या करते हैं बेटा, मेंटेन रखते हैं। दैट इज दे मेंटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ठीक है, ड्यूरिंग मीट और आफ्टर मीट। समझे बेटा? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर मिलने के दौरान भी इसने वाइट वाला 1, वाइट वाला 2 ने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को क्या रखा, मेंटेन रखा। भाई इसका काम ऐसा है चलने का और इसका ऐसा है, तो क्या हुआ, ये दोनों ने अपनी अपनी आइडेंटिटी को है, लेकिन रिजल्टेंट क्या हुआ, है ना, ये। तो दोनों ने देखो बाद में मिलने के बाद में वो अपनी गली और ये अपनी गली, ऐसा लगता है कि ये दोनों कभी मिले ही नहीं, लगता है ना आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। आया समझ में? तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है, व्हेन 2 और मोर देन 2 वेव्स मीट एट ए पॉइंट देन दे डू नॉट अल्टर ईच अदर, दे मेंटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ठीक है ना, ड्यूरिंग द मीट और आफ्टर द मीट, ठीक, करेक्ट, समझ में आया। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का, दूसरा पॉइंट है रिजल्टेंट
displacement and resultant velocity of wave, है ना। जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक पॉइंट पे मिलती है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल where two or more waves meet, जब दो या दो से ज़्यादा वेव किसी पॉइंट पे मिलती है तो उस पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या उस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट और velocity at that point due to individual wave। तो इसको समझाने के लिए देखिए, जब ये दोनों वेव अभी मिली नहीं, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए बेटा, किसको, ये मेरी इस वेव को, इसको थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ाया, सिर्फ इतना सा, आया समझ में। ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। कौन सी वाली बेटा, ये वाली, और ये वाली भी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, उतनी आगे बढ़ेगी, कितनी, इतनी, यस और नो। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है शायद। अब क्या होगा कि यहाँ पर किसी पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अब देखो इतने में आपको डिसाइड करना कि कितने पार्ट का सुपर पोजिशन हो रहा है। सुपर पोजिशन कितना हुआ बेटा, ओनली सिर्फ इस रीजन का। ये इसके पहले वाला डायग्राम है, इसके पहले वाला। तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा तो रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी, एसी एसी। यहाँ तक तो कोई अभी मिले नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे ही रहेगा, है ना। फिर यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर, इसका 0 है। फिर इसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर और इसका इतना है, तो ये वाला पार्ट ए से जाएगा, ये पूरा नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद में कैसा जाएगा, ए से, फिर उसके बाद में कैसा जाएगा, ए से। आया क्या समझ में, आया समझ में बेटा। तो ये जब दोनों मिल रहे हैं तो मिलने में धीरे धीरे ही तो आगे बढ़ेंगे। और जब ये एक इसके पहले, इसके और इसके बीच का समय में कैसा होगा भैया, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिएगा 0.3 सेंटीमीटर, इसका कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1.3 सेंटीमीटर है। आया समझ में। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंडिविजुअल वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वेक्टर सम। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, उस पॉइंट पर इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी है उनका वेक्टर सम। गॉट इट, ठीक है। तो यही एग्जैक्टली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मेन जो पॉइंट है वो ये सेकंड पॉइंट। बाकी मैं अपनी स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ तो उसमें वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वेव्स मिलती है ना, तो सभी वेव्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम इज गिवन बाय y। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। यह रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर क्या है, तीसरा पॉइंट जो है वो मैं ही अधिकतर बताता हूँ, और ध्यान रखिएगा तीसरा पॉइंट जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन is applicable when amplitude of the wave is very smaller than wavelength। ठीक है, जब वेव का एम्पलीट्यूड बहुत, क्योंकि यहाँ पर और दूसरे फोर्सेस के कारण क्या होगा, एग्जैक्टली वैसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और यहाँ पर हम लोग जो वेव्स पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज़ होना चाहिए। या फिर एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, इसको प्रोपोर्शनेट होता है एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम इज वेरी स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ द वेव। इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज वेरी स्मॉलर देन
वेलोसिटी ऑफ वेव। आया समझ में? अगर ये नहीं होता तो एग्जैक्टली ये रूल्स फॉलो नहीं होते। जैसे अगर ठंडी हवा बहती है तो दो अगर एयर का सुपरपोजिशन होगा ना तो क्या होगा, सुपरपोजिशन लगेगा, है ना। लेकिन अगर तूफान आता है तो उसमें अलग रूल्स लगते हैं। यहाँ पे पानी के ऊपर मैंने जेंटली क्या करा था, वेव्स क्रिएट करी थी। अगर मान लो कि कुछ भयंकर वेव्स आएंगी, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड वाली होगी, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आया समझ में? समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें आएंगी तो वहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, उससे उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आएगा, इसलिए ये पॉइंट है। चलिए कॉपी कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो 3 वेव्स अगर मिलेंगी तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना पड़ेगा, ये आगे बहुत काम में आता है, क्योंकि ये टॉपिक अभी वेव्स चल रहा है। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने एसएचएम में भी करा था, है ना, वहाँ पर भी मैंने सिखाया, अपने डाउट्स में बीच में से पूछा था। और उसके बाद में एक वेव ऑप्टिक्स करके टॉपिक है, वहाँ पर भी यही सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आता है ना। और एसी अल्टरनेटिंग करंट, आया समझ में? वहाँ पर भी यही कंसेप्ट आएगा। तो मैं एक क्वेश्चन से बता रहा हूँ कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपको और आगे 2-3 मौके मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने में, लेकिन पहली बार में समझ में आएगा, है ना। अगर 3 वेव्स है, 3 वेव्स है, y1 इक्वल टू है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पहली वेव, दूसरी वेव है y इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2, और तीसरी वेव है y3 इज इक्वल टू 3a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, है ना, व्हेन दैट 3 वेव्स मीट। जब ये तीनों वेव्स का मिलन हो रहा है तो फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? अगर आपको वेक्टर्स आता है तो आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। आपको वेक्टर्स आता है तो आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। पहली बात, इस वेव का एम्पलीट्यूड, इस वेव का एम्पलीट्यूड a, इसका 2a, इसका 3a। इसका इनिशियल फेज, इनिशियल फेज का मतलब होता है इपोक। इपोक का मतलब है कि जैसे ओमेगा टी माइनस के एक्स इसका फेज है, इसका फेज उससे पाई बाई 2 अहेड है और इसका फेज उससे पाई अहेड है। तो इसका इनिशियल फेज अगर 0 है तो इसका क्या आएगा, पाई, और इसका सॉरी इसका पाई बाई 2 और इसका पाई, ठीक है, ये पाई और ये पाई बाई 2। गॉट इट? तो क्वेश्चन को लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है कि 3 वेव्स है जिनका एम्पलीट्यूड a, 2a एंड 3a और उनके इनिशियल फेज जो है वो 0, पाई बाई 2 एंड पाई है, या और कुछ हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन डिसाइड करा है। अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो इट इज़ लाइक मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो, इट इज़ लाइक मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। तो कुल मिलाकर देखो पहली वेव का एम्पलीट्यूड a, इसका हेडिंग अगर मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लिया तो दूसरी वेव क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड 2a होगा और उससे पाई बाई 2 ऐड होगी। पाई बाई 2 मतलब 90 मतलब ये गया इधर, ये आया 2a। और तीसरी आ रही है भाई और बहनों, कितनी, 3a, और उससे 180 अहेड, इससे 180 अहेड यानी क्या आएगा गाड़े, ये 3a। अब इन तीनों का रिजल्ट निकालना, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। तो हम क्या करेंगे, a और 3a का निकालेंगे। a और 3a का कितना आएगा, 2a, तो ये आ गया बेटा 2a और ये भी आ गया बेटा 2a, और 2a का रिजल्टेंट क्या आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट, तो ये आ जाएगा AR। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आया भाव, अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर यानी कितना, 2√2a। समझे? अब उसके बाद में यहाँ पर इसका ये एंगल अगर मैंने पूछा तो ये क्या होगा, ये a/2 ये a/2 1045 आ जाएगा, है ना। तो ये एंगल आएगा पाई बाय 4।
लेकिन उसका ये रिजल्टेंट वेव का इसके विथ रेस्पेक्ट टू फेज कितना आगे आएगा 3 पाई बाय 4 है ना। आया समझ में। ये होता है जब हम लोग खोता है, ठीक है, और वो क्या खोता है 5 मार्क्स, ठीक। आया समझ में। अगर ये होता है तो 5 मार्क्स खोता है, ठीक। अब उसके बाद में मेरा आंसर आ गया वाई आर इज इक्वल टू क्या होगा ए आर साइन बोलो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो मेरी आंसर आ गई 2√2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 3 पाई बाय 4। दिस इज योर आंसर, ठीक है। कॉपी कर लो।